पी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आप सब बच्चों का पुनः एक बार स्वागत है। मैं गुणराज सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर। इस समय आज जो टॉपिक लेके प्रस्तुत हूँ उस टॉपिक का नाम है रासायनिक बलगतकी। ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल यूपी बोर्ड में निश्चित ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, डेरिवेशन पूछे जाते हैं और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ज़बरदस्त टॉपिक है कि है तो छोटा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन बच्चों इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का भी डेरिवेशन इसमें पढ़ाने वाला हूँ। वेट एंड वॉच और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हम टॉपिक पे आते हैं कि रासायनिक बलगतकी है क्या। जैसा कि जानते हैं कि जो रासायनिक साम्यावस्था आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर अपक्रिया की दर पश्च अपक्रिया की दर के बराबर हो जाती है, दैट कंडीशन नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्य की अवस्था के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत हम ऐसी यूनिडायरेक्शनल अपक्रियाओं का अध्ययन करते हैं कि जो और रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत अपक्रिया के रेट को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कौन सी अपक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं, कौन सी अपक्रियाएं मंद गति से होती हैं, तथा अपक्रिया के रेट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और कैटालिस्ट। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिस पर अपक्रिया की दर डिपेंड करती है। और आज हम इस रासायनिक बलगतकी चैप्टर में उन्हीं कारकों के बारे में तथा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए डिफाइन द केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतकी है क्या। अगर परिभाषा दे इसकी, व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स, तो इसकी परिभाषा ये है कि भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग, किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग व उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतकी कहा जाता है। रासायनिक बलगतकी कहा जाता है। तो हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम किस बात की स्टडी करने वाले हैं कि अपक्रिया का वेग या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटेलाइज्ड रेट ऑफ रिएक्शन, डिप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन और इफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन इन एनी टाइप। तो हम उसके अंतर्गत रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करेंगे, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। रासायनिक अपक्रिया हम पहले देखेंगे कितने प्रकार की होती है। रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत संपन्न होने लगे हुए समय के हिसाब से अगर कैटेगरी में हम बांटें अपक्रियाओं को, तो उसकी मुख्यतः 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं रासायनिक अपक्रियाओं को। पहली कैटेगरी है वेरी फास्ट रिएक्शन, अति तीव्र अपक्रिया। पहले क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन होती है जिन्हें संपन्न होने में बहुत ही कम
समय लगता है। जैसे सेकंड का 1000वां हिस्से में अगर इनको तुरंत अगर रिएक्टेंट को मिला दें तो तुरंत प्रेसिपिटेट के फॉर्म में या किसी न्यूट्रल साल्ट के फॉर्म में ये अपक्रियाएं तुरंत हो जाती हैं। जैसे सपोज दैट अवक्षेपण अपक्रिया, ऐसी अपक्रियाएं जिन्हें संपन्न होने में सेकंड का 1000वां हिस्सा लगता हो, ऐसी अपक्रियाएं अति तीव्र अपक्रियाएं या वेरी फास्ट रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे अवक्षेपण अपक्रिया जिसमें किसी कोई प्रेसिपिटेट बनता है, सपोज विद रिएक्ट सिल्वर नाइट्रेट विथ HCl। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया बच्चों HCl से करा दें तो इसमें किसका प्रेसिपिटेट है आप देख रहे हो, हेयर H and Cl बॉन्ड आर ब्रेक, हेयर सिल्वर एंड NO3 बॉन्ड आर ब्रेक एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा, AgCl बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड और क्या बनेगा साथ साथ बाई प्रोडक्ट क्या होगा, HNO3। तो आप देख रहे हैं इनमें जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट और HCl को ऐड करेंगे तुरंत सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाएगा। और ऐसी अपक्रियाएं वेरी फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं, इन्हें संपन्न होने में बहुत ही कम समय लगता है। और ऐसी अपक्रियाओं का रेट का डिटर्मिनेशन हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको मिलाते ही मान ये तत्काल क्या कर देती हैं, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है और ऐसी अपक्रियाओं का दर प्रयोगशाला में निकाल पाना संभव नहीं होता। दूसरी कैटेगरी की अपक्रियाएं होती हैं वेरी स्लो रिएक्शन। सेकंड अपक्रिया क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत ही धीमी गति से होने वाली अपक्रियाएं जिन्हें संपन्न होने में कुछ दिन से, कुछ महीनों से, कुछ वर्षों तक लग सकते हैं। ऐसी अपक्रियाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं बच्चों, वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अपक्रियाएं। अति मंद अपक्रियाओं की श्रेणी में जैसे फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, जंग का लगना। बताइए कि लोहे में जब जंग लगता है क्या एट वंस तुरंत लग जाता है बच्चों, नहीं, जंग लगने में बहुत समय लगता है। जैसे जंग के लिए आप जानते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति और फिर आयरन ऑक्सीडाइज होता है फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को जंग कहा जाता है। तो जंग लगने में बहुत समय लगता है, हो सकता है, डिपेंड करता है कि लोहे की क्वालिटी क्या है, 6 महीने में लग सकता है, सालों लग सकता है, 2 साल में लग सकता है, डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ आयरन। तो जंग लगना, लोहे में जंग का लगना या इस तरह की क्रियाएं जिन्हें संपन्न होने में बहुत सारा समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है, ऐसी अपक्रियाओं का दर भी हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत आप इनके दर का निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे एटमॉस्फेयर में जब वाटर बनता है विदाउट कैटालिस्ट, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर विदाउट कैटालिस्ट, इसे बनने में वर्षों, इस अपक्रिया को होने में वर्षों लग जाते हैं। लेकिन अगर इसे प्लेटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कराएं तो अपेक्षाकृत इनके जल के बनने में कम समय लगता है, क्योंकि आप जानते हैं जो उत्प्रेरक होते हैं अपक्रिया के दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और अपक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। तो जल का बनना भी विदाउट कैटालिस्ट एक बहुत ही स्लो रिएक्शन है, बहुत ही धीमी गति से होने वाली रिएक्शन है। इसीलिए इस अपक्रिया का अध्ययन भी हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत नहीं करते। तो बच्चों किस प्रकार की अपक्रियाओं का अध्ययनगत हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। इनके बीच दोनों अपक्रियाओं वेरी फास्ट और वेरी स्लो के अंतर जो मिडिल में अपक्रियाएं आती हैं, मंद अपक्रियाएं। कौन सी अपक्रियाएं आती हैं, मंद अपक्रियाएं, जिन्हें स्लो रिएक्शंस कहा जाता है, स्लो रिएक्शंस कहा जाता है। इन अपक्रियाओं, ये ऐसी अपक्रियाएं हैं बच्चों जिन्हें संपन्न होने में कुछ मिनट से कुछ घंटे तक लग सकते हैं और इनकी रेट का डिटर्मिनेशन कि किस दर से हो रही हैं, किस वेलोसिटी से हो रही हैं, इनके दर का निर्धारण हम
लैब के अंतर्गत कर सकते हैं। लैब में जाके प्रायोगिक परीक्षण द्वारा इनके दर का निर्धारण किया जा सकता है। ऐसी अभिक्रियाएं किस श्रेणी में आती हैं? स्लो रिएक्शन की श्रेणी में आते हैं। और हम रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के अंतर्गत ऐसे ही रिएक्शन के रेट के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी मंद अभिक्रियाएं क्या हैं? कि ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें संपन्न होने में कुछ मिनट से कुछ घंटे लगते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 जब डिकम्पोज होता है तो ट्वाइस NO2 प्लस अमोनियम नाइट्रेट का विघटन कर दें, जैसे N2 प्लस ट्वाइस H2O। इस तरह की अभिक्रियाओं का अध्ययन। सेकंड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की हाइड्रोलिसिस दो मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, और इट इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन आल्सो। अगर आप जो है बंद बर्तन में कराते हैं तो दैट विल कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल। इन सब के अभिक्रियाओं के दर का निर्धारण, जैसे H2 प्लस Cl2 चेंज टू 2HCl। अगर ओपन पार्ट में कराते हैं तो खुले बर्तन में कराते हैं तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, और इसके भी दर का निर्धारण हम कर सकते हैं। तो मंद अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होते हैं जिनके दर का निर्धारण हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं कि किस गति से अभिक्रिया हो रही है। ऐसे अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रियाओं की श्रेणी में जाना जाता है? मंद अभिक्रियाएं। तो बच्चों, अभिक्रिया की तीव्रता के आधार पर कि किस वेलोसिटी से अभिक्रियाएं संपन्न होंगी, उस आधार पर अभिक्रियाओं को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया? 3 भाग में वर्गीकृत किया गया। पहली कौन सी अभिक्रिया? वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसे संपन्न होने में सेकंड का 1000वां हिस्सा लगता है या उससे भी कम समय में संपन्न हो जाती। मिलाते ही मान प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, न्यूट्रल कंपाउंड के फॉर्म में वो हो जाती हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया होती है? वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन संपन्न होने में कुछ महीनों से कुछ वर्षों लग जाते हैं, इनके भी दर का निर्धारण नहीं कर सकते। और जिन अभिक्रियाओं के दर का निर्धारण कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं मंद अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन। आइए देखते हैं कि अभिक्रिया बार बार आ रही है कि अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो अभिक्रिया के वेग को हम डिफाइन करेंगे और आपको ग्राफिकल ग्राफ से बताएंगे भी कि अभिक्रिया का वेग क्या है और अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर क्या है। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग इसे कहते हैं इंग्लिश में रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर क्या है? अभिक्रिया के दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है? रेट कांस्टेंट क्या है? अब हम इन टॉपिक पे स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, अभिक्रिया की दर क्या होती है? सपोज दैट एक अभिक्रिया ऐसे हम डिनोट करें कि ए चेंज टू प्रोडक्ट, कोई अभिकारक ए है, इसका परिवर्तन प्रोडक्ट में हो रहा है। क्या बन रहा है? कोई रिएक्टेंट ए है, उसका परिवर्तन किस में हो रहा है? प्रोडक्ट में हो रहा है। तो अभिक्रिया के वेग क्या है? अच्छा, आप खुद सोचिए कि जैसे ही हम या सपोज ए और बी को
अगर हम मिलाते हैं किसी जो है पॉट में ले करके और ये प्रोडक्ट बनाते हैं C+DR एंड सो ऑन, कोई प्रोडक्ट बन सकता है। अगर मॉलिक्यूल आपस में पहले क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, टक्कर करेंगे तो इनका बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया का रेट है, चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या मतलब कि किसी भी अभिक्रिया की दर वह है जो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ परिवर्तित होती है। तो उसी को हम अभिक्रिया का किसी एक निश्चित समय में जितने अभिकारक की मात्रा प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, वही हमारे अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग कहलाती है। तो अभिक्रिया के वेग को यदि हम डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, किसी एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिक्रिया की दर कहलाती है। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहलाती है। अभिक्रिया का वेग कहलाती है। वेग कहलाती है। और यू कैन से अभिक्रिया का, अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to time is known as velocity of reaction or rate of reaction। बच्चों आप सब इसकी डेफिनेशन भी कॉपी में नोट करते जाइएगा, ये भी बोर्ड में पूछा जाता है, अभिक्रिया का वेग क्या है। तो अभिक्रिया के वेग को डिफाइन करते हुए हमें बताना चाहेंगे कि जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है, समय के सापेक्ष होता है। जैसे जैसे समय होता है, अभिकारक की मात्रा में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसी समय किसी यूनिट टाइम में जितना अभिकारक कम हो जाता है या जितना प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। आइए इसको ग्राफिकल समझते हैं कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर क्या है। सपोज दैट अगर हम एज्यूम करें एक ग्राफ, जैसे टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, टाइम, और यहाँ पर हम ले लें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में यदि हम ग्राफ खींचें तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे, रिएक्टेंट का रेट क्या होता जाएगा, धीमा होता जाएगा। रिएक्शन इसकी जो अभिकारक की सांद्रता है घटती जाएगी और प्रोडक्ट की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये ग्राफ है प्रोडक्ट का और ये ग्राफ किसका है, रिएक्टेंट का। और यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है,
दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पर कौन सी अवस्था आ जाएगी? साम्यावस्था, जिस पर अवक्रिया की दर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की दर इक्वल हो जाएगी। दैट कंडीशन इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्य की अवस्था के नाम से जानते हैं। ये कौन सी अवस्था है? साम्यावस्था। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाए तो कह दिया जाए ग्राफिकल दिखाइए। कॉपी में लिखने का तरीका अलग अलग होना चाहिए बच्चों, तभी आप बहुत अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं बोर्ड में। और ग्राफिकल उसको समझाइए कि क्या है। जैसे आप टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, रिएक्टर सपोज दैट ई क्या है? अभिकारक है और ये प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो क्या होगा? जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ाए जाएंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो क्या होगा? ई की सांद्रता में धीरे धीरे क्या होगा? कमी आएगी और प्रोडक्ट की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसा कि आप ग्राफ पे भी देख रहे हैं कि जैसे व्हेन यू इंक्रीज द टाइम इंटरवल द concentration of reactant are decreases and concentration of product are increases। अब जो प्रोडक्ट का जो है बनना अधिक हो जाएगा और अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग कहा जाता है। अच्छा, अपक्रिया की दर और टाइम वर्सेस, अगर मान लीजिए रेट वर्सेस करें तो इस तरह ग्राफ का नेचर क्या होगा, इसको भी देखते हैं। सपोज दैट अब ग्राफ हम टाइम वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट के वर्सेज अगर ग्राफ खींचे तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अपक्रिया का रेट भी क्या होगा? घट जाएगा। अपक्रिया का रेट, अपक्रिया की दर क्या हो जाएगी? धीमी होती चली जाएगी जैसे जैसे टाइम। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट चेंज टू प्रोडक्ट, अभिकारक की अधिकांश मात्रा धीरे धीरे प्रोडक्ट में बदलती चली जाएगी। तो यहाँ अभिकारक के मॉलिक्यूल घटते जाएंगे और उनकी बिटवीन कोलिजन, जो कोलिजन का मतलब होता है जो टक्करें होती हैं, जिससे बॉन्ड ब्रेक होता है, वो कम हो जाएगा, जिससे रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। इस तरह हम ग्राफ द्वारा अपक्रिया के वेग को हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अपक्रिया का वेग कहा जाता है। और यहाँ पे फार्मूला अपक्रिया का वेग का अगर हम लिखना चाहें तो अपक्रिया के वेग को इस तरह दिखा सकते हैं। अपक्रिया का वेग, अपक्रिया का वेग इक्वल टू अभिकारक की सांद्रता में कमी अपान लगा हुआ समय, लगा हुआ समय। और अपक्रिया का वेग, और दूसरा क्या क्या फार्मूला ले सकते हैं? अपक्रिया का वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे लगा हुआ समय। लगा हुआ समय, ये दोनों फार्मूले बनते हैं अपक्रिया के वेग को। जैसा कि आप जानते हैं कि निरंतर अभिकारक की सांद्रता में कमी होती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी, और इसी समय के सापेक्ष जो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है दैट इज रिफर्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। आइए हम देखते हैं कि एक बार ये बोर्ड में पूछा गया था अपक्रिया का तत्कालिक वेग क्या है और औसत। एक्चुअली इसको हम दिखाते हैं। सपोज दैट अगर ए कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और इनिशियल टाइम t बराबर 0 पर इसकी सांद्रता A थी और ये 0 था, और t बराबर t पर इसकी सांद्रता में परिवर्तन, इसका x मोल डिकम्पोज होके प्रोडक्ट बन जाता है, और इधर क्या इसकी सांद्रता कितनी बचेगी? A माइनस एक्स।
तो अवक्रिया का जो वेग है इसको हम डिनोट करते हैं dx/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट, और देखिए रिएक्टेंट के सापेक्ष इसके साइन को माइनस साइन से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा अभिकारक A की सांद्रता में कमी होती जाएगी। इसे हम x/t से भी डिनोट कर सकते हैं, x/t। और यदि हम प्रोडक्ट के सापेक्ष लिखें तो यही साइन पॉजिटिव साइन के साथ dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इसका साइन क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि समय के सापेक्ष A की सांद्रता धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है, और समय के सापेक्ष प्रोडक्ट की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ रही है। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है अभिकारक फॉरवर्ड, जो रेट ऑफ रिएक्शन है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती या उन पर लगाए गए घात के समानुपाती, तथा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या उन पर चढ़ाई गई घातों के समानुपाती होता है। यह लॉ ऑफ मास एक्शन में द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ से ये पता चलता है कि जैसे A चेंज टू प्रोडक्ट हो रहा है, सपोज दैट, या A+B चेंज टू प्रोडक्ट हो रहा है, तो जो अवक्रिया का वेग है मॉलिक्यूल आपस में क्या करते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं। तो जो औसत वेग होता है, अभी तक जो आपने वेग पढ़ा वो औसत वेग था। औसत वेग को हम कैसे दिखाते हैं, x/t, यानी एक निश्चित समय अंतराल के बाद कितना अभिकारक या उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन हुआ उसे हम दिखाते हैं औसत वेग के रूप में। लेकिन तत्कालीन वेग क्या है, अगर हम अति सूक्ष्म अंतराल ले लें, बहुत माइन्यूट इंटरवल में, यानी कि क्योंकि रिएक्शन तो आपस में प्रोडक्ट, ये जो अभी रिएक्टेंट हैं ये आपस में कोलाइड करते रहते हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन लगातार कंटिन्यूअस होता रहता है। और जब कंटिन्यूअस प्रोडक्ट की ये रिएक्टेंट की सांद्रता डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की सांद्रता इंक्रीज करती है, वो अलग बात है कि इक्विलिब्रियम की जब स्टेट आती है तो तत्कालीन परिवर्तन ऑब्जर्व नहीं होता कि प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की मात्रा में परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते रहते हैं, रिएक्शन कभी रुकती नहीं है। उनके बीच में टक्करों की संख्या में धीमी गति हो जाती है, उनकी दर धीमी हो जाती है और कोई तत्काल समय में डिफरेंस दिखाई नहीं देता, लेकिन अवक्रियाएं आपस में होती रहती हैं, मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर होती रहती है। इसलिए जब आप तत्कालीन वेग को दिखाते हैं, अवक्रिया का तत्कालिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तत्कालिक वेग जब निकालते हैं तो उसको किसी अवक्रिया के तत्कालिक वेग को निम्न प्रकार हम डिनोट करते हैं कि अति सूक्ष्म अंतराल, यानी जो dt है वो हमारा टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट कर दे, उस समय जो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है dCA/dt, यह अवक्रिया का तत्कालिक वेग है। कैसा वेग है ये? अवक्रिया का तत्कालिक वेग कहलाता है। तत्कालिक वेग, इसका मतलब है कि वहाँ टाइम इंटरवल ना दे करके जो लगातार जो कंसंट्रेशन में परिवर्तन होता रहता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के सापेक्ष इसका साइन क्या है, माइनस है। तो यह अवक्रिया का कौन सा वेग कहलाता है? तत्कालीन वेग कहलाता है। और जब टाइम टेंड टू 0,
अगर टाइम में इंटरवल 0 है उस समय तत्कालीन वेग इक्वल टू औसत वेग हो जाता है। अपक्रिया का औसत वेग, और जब ये 10 to 0 टाइम 10 to 0 है उस समय जो अपक्रिया का दर है या वेलोसिटी है वही औसत वेग होता है और वही तत्कालिक वेग होता है। और जब टाइम 10 to 0 भी 0 है तो तत्कालिक वेग कॉन्टिन्यूअस जो प्रोडक्ट की सांद्रता में डिक्रीज है वो होता है, और औसत वेग जो होता है एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की सांद्रता में चेंज होता है वो अपक्रिया का कौन सा वेग होता है, औसत वेग होता है। आई थिंक आप औसत वेग और तत्कालीन वेग में अंतर समझ चुके होंगे। औसत वेग क्या होता है, एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद जितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे अपक्रिया का औसत वेग कहा जाता है। और कॉन्टिन्यूअस बहुत टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट कर दे, बहुत कम समय में जो चेंज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में आ रहा है दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अपक्रिया का तत्कालीन वेग कहा जाता है। तत्कालीन वेग को dCA/dt से लिखा है, डिनोट करते हैं। अब आइए लेट अस सपोज ए रिएक्शन, कैसे तत्कालीन वेग को डिनोट किया जाता है, तो इसके लिए एक तरीका है। लेट अस सपोज ए रिएक्शन N1A plus N2B plus dash 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 change to M1Y plus M2Z। एक अपक्रिया हम लिया N1A जहाँ A की मोलक संख्या N1 है, B की मोलक संख्या N2 है तथा Y के M1 मोल हैं और Z के M2 मोल हैं। इस अपक्रिया का जो तत्कालीन वेग लिखा जाता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ जो अभिकारक के पीछे ये जो मोलों की कंसंट्रेशन दिया हुआ है इसको इस तरह लिखते हैं, माइनस साइन के साथ -1/N1 dCA/dt इक्वल टू -1/N2 dCB/dt इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पहली बात तो क्या कर देते हैं, इसको उलट देते हैं, 1/, कर देते हैं और इसके साथ माइनस साइन इंडिकेट करता है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि ए की कंसंट्रेशन लगातार समय के सापेक्ष क्या हो रही है, घट रही है। ऐसी प्रकार बी की कंसंट्रेशन समय के सापेक्ष लगातार घट रही है और इधर इक्वल करके लिखा जाता है और यहाँ हो जाता है प्लस साइन के साथ। ऑलरेडी अगर आप माइनस साइन नहीं लगाते ऑब्वियस है प्लस साइन होगा, 1/M1 dCY/dt या इस तरह लिख सकते हैं dCY/dt इक्वल टू 1/M2 dCZ/dt। ये इस अपक्रिया का तत्कालीन वेग है। किस तरह लिखा जाता है, आप देखिए यहाँ माइनस साइन के साथ क्यों, क्योंकि समय के सापेक्ष ए और बी की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होती जाती है। और इधर वाई और जेड के सापेक्ष पॉजिटिव साइन के साथ क्यों दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ेगा वाई और जेड की कंसंट्रेशन लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। और इस प्रकार इस वेग को जो कांस्टेंट रेट वेलोसिटी चेंज होती है या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है तो उस ऐसे वेग को तत्कालीन वेग कहा जाता है। और इसका अगर औसत वेग डिनोट करना है, ये तत्कालीन वेग है, तत्कालीन वेग। और औसत वेग इसका लिखें अगर, औसत वेग इक्वल टू -1/N1 डेल A/del T इक्वल टू -1/N2 del of CB/dt इक्वल टू 1/M1 del Y/del T इक्वल टू 1/M2 del
z अपॉन डेल सी जेड अपॉन डी टी। इस प्रकार हम इसके औसत वेग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस प्रकार डी सी ए अपॉन डी टी के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, अपक्रिया का तत्कालीन वेग लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम तत्कालीन वेग को अगर हम डिनोट करना चाहें, जैसे एक एग्जाम्पल है कि सपोज दैट N2O5 CH2 twice NO2 plus half O2। लेट अस सपोज ये रिएक्शन है, इसका हम कहें कि आप तत्कालीन वेग लिखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं कि और इसके टर्म को समझाइए, माइनस डी सी ऑफ N2 अपॉन डी टी देख रहे हैं इक्वल टू 1 अपॉन 2 डी सी ऑफ NO2 अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ट्वाइस डी सी ऑफ O2 अपॉन डी टी। इस प्रकार इस अवक्रिया के लिए इसका तत्कालीन वेग ये डिनोट किया जा रहा है। तो इट मीन्स दैट अगर कह दें कि ये टर्म समझाइए, इस टर्म को समझाइए, इस टर्म को समझाइए, तो ये क्या है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। इट मीन्स यह नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के विघटन की दर है। क्या है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के विघटन की दर। और यहाँ पर ये क्या है, डी सी ऑफ NO2 अपॉन डी टी स्टैंड फॉर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निर्माण की दर है। और फिर इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन के निर्माण की दर। तो इस प्रकार हम किसी भी रिएक्शन को अगर सपोज दैट ऐसे हम कर दें 1 अपॉन 2 H2 प्लस हाफ I2 चेंज टू HI, इसके लिए रेट लॉ लिखिए। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, तो इसके हम माइनस साइन इसके साथ देंगे, माइनस 1 अपॉन 2 आप देख रहे हैं ये 2 हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, 2 डी सी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन की विघटन दर विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा बताइए, इक्वल टू -2 डी ऑफ I2 अपॉन डी टी। और यहाँ हो जाएगा डी सी ऑफ I2 अपॉन डी टी। और यहाँ हो जाएगा डी सी ऑफ HI अपॉन डी टी। इट मीन्स दैट ये क्या डिनोट कर रहा है कि हाइड्रोजन के विघटन की दर, और ये क्या डिनोट कर रहा है, आयोडीन के विघटन की दर, और ये टर्म क्या डिनोट कर रहा है, HI के निर्माण की दर। तो इट मीन्स दैट हमें अभिकारकों के सापेक्ष माइनस साइन से अभिक्रिया की दर को डिनोट करना है और प्रोडक्ट के सापेक्ष हमेशा प्लस साइन के साथ डिनोट करना है। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, न्यूमेरिकल भी इस तरह पूछे जाते हैं और आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। न्यूमेरिकल जैसे सपोज दैट एक न्यूमेरिकल दिया है इस तरह का कि एक एग्जांपल्स लेते हैं, सपोज ए रिएक्शन 2A चेंज टू प्रोडक्ट ऐसे दिया हुआ है और ये बोला जाए कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट की, यहाँ पर जो अभिकारक की सांद्रता है उपरोक्त अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाती है।
हो जाती है तो अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इस तरह के बोर्ड में भी सवाल बहुत बार पूछे गए हैं कि अभिक्रिया की दर कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ रिएक्शन देख रहे हैं, तो इसके लिए जो अभिक्रिया की दर है dx/dt कह लीजिए या dCA/dt कह लीजिए, तो बताइए अभिक्रिया की दर इक्वल टू, अभिक्रिया की दर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब बताइए अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन यानी डेल CA कह सकते हैं dt, और यू कैन से दैट 1/2 सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा हुआ समय। तो बताइए सांद्रता में परिवर्तन क्या है। इस न्यूमेरिकल में आप देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो घट के 0.5 से 0.4 हो गई है। ये चेंज है, ये डेल चेंज को भी डिनोट करता है। कंसंट्रेशन ऑफ ए की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है, डेल ऑफ CA/dt समय के सापेक्ष। और बताएं समय कितना है, लगा हुआ समय 10 मिनट है। तो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 1/2, 0.5 माइनस 0.4 ये हो जाएगा 0.1/10, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/100 इक्वल टू 1/200। देख रहे हो बेटा 1/200 हो जाएगा। और 1/200 अब मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ 1/200 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0.005। और अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जैसे कि सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता किस में व्यक्त की जाती है बेटा, मोल प्रति लीटर, मोल बटे लीटर। और लगा हुआ समय सेकंड में लिया जाता है। तो दोनों जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अभिक्रिया के वेग की इकाई जो होती है क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो 1/200 इक्वल टू 0.005 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का अगर सवाल आता है कि जिसमें सांद्रता में परिवर्तन दिया हो कि सांद्रता इतने से घटकर इतने टाइम बाद इतना हो गई, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा हुआ समय ही क्या होता है, अभिक्रिया का वेग होता है। इसलिए अभिक्रिया की दर यहाँ से आप जो रेट लॉ लिखने का नियम है ये माइनस साइन के साथ लिखा जाता है। और आप जानते ही हैं माइनस साइन डिनोट करता है ओनली क्योंकि यहाँ पे सांद्रता में कमी आती है निरंतर, इसलिए यहाँ साइन क्या दिया जाता है, माइनस साइन दिया जाता है। और आप देख रहे हैं कि कितना अभिक्रिया की दर क्या हो आया 0.005 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये अभिक्रिया के वेग की इकाई होती है। तो अभी आपने बच्चों, मैंने आपको यहाँ तक पहले बताया कि व्हाट आर टाइप ऑफ रिएक्शन, किस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत करते हैं। पहले लेक्चर में हमारे अभिक्रिया की दर, सबसे पहले हमने बताया कि रासायनिक बलगतिकी है क्या। रासायनिक बल या फोर्स को जो प्रभावित करने वाले कार्य के बारे में हम समराइज करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन भौतिक रसायन के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम रासायनिक बलगतिकी के नाम से जानते हैं। और रासायनिक बलगतिकी में किस प्रकार की अभिक्रियाओं के रेट के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आपने देखा तो ना तो अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होनी चाहिए, ना अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होनी चाहिए। हम उन्हीं अभिक्रियाओं के रेट का अध्ययन करते हैं जो मंद गति से होती हैं, जिन्हें संपन्न होने में कुछ घंटे लगते हैं या कुछ मिनट लगते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं के दर का निर्धारण हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर करते हैं। और आपने देखा अवक्षेपण अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सब वेरी फास्ट रिएक्शन है। ऐसी अभिक्रियाओं के दर का निर्धारण हम प्रयोगशाला में नहीं करते। और
बहुत ही धीमी गति से होने वाले अपक्रियाओं के दर का भी निर्धारण हम नहीं कर पाते, जैसे लोहे में जंग का लगना, वायुमंडल में पानी की बूंदों का बनना। इतनी धीमी गति से अपक्रियाएं होती हैं जिनके रेट को कैलकुलेट कर पाना ये पॉसिबल नहीं होता। और उन्हीं के बीच जैसे अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन है, HI का निर्माण है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस है, ऐसी अपक्रियाओं को संपन्न होने में कुछ मिनट से कुछ घंटे लगते हैं और इनके हम दर का निर्धारण हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद हमने बताया कि बेटा कि अपक्रिया का वेग क्या है। तो आपने देखा अपक्रिया का वेग जो हम एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद प्रोडक्ट या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हमको दिखाई देता है, समय के सापेक्ष अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अपक्रिया का वेग या अपक्रिया की वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। तो आपने ये भी देखा और मैंने आपको थोड़ा सा ये भी बताया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तत्कालीन वेग और औसत वेग में क्या अंतर है। कि जब हम अति सूक्ष्म टाइम इंटरवल में बहुत टाइम को माइन्यूट सेक्शन में डिवाइड कर दें, क्योंकि लगातार मॉलिक्यूल क्या करते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, तो उसमें सांद्रता में कुछ न कुछ लगातार कंटिन्यूअस परिवर्तन होता रहता है। जब हम उस दर को कैलकुलेट करते हैं तो उस समय हम कहते हैं दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेग, तत्कालीन वेग, और एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद निकालते हैं तो दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। और वास्तव में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता, बल्कि तत्कालीन वेलोसिटी ज़्यादा जो है डोमिनेट करती है, तत्कालीन वेग में कितना परिवर्तन हुआ। और इनके बारे में हमने आप बताया कि अपक्रिया का वेग क्या है, ग्राफिकल समझाया कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है अपक्रिया का वेग धीरे धीरे कम होता जाता है। और सांद्रता का क्या कॉन्सेप्ट है कि सांद्रता अभिकारक की घटती है और प्रोडक्ट की बढ़ती है, और इसीलिए अभिकारक की सांद्रता के सापेक्ष माइनस साइन दिया जाता है और प्रोडक्ट की सांद्रता के साथ प्लस साइन से हम अपक्रिया के वेग को रेट लॉ को और एक रिएक्शन के द्वारा बताया कि किस प्रकार से रेट लॉ लिखा जाता है किसी रिएक्शन के लिए। जो उसके मोलों की संख्या है अभिकारक रिएक्टेंट को, उसको जस्ट क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, 1/n पे कर देते हैं और अभिकारक के साथ माइनस साइन देते हैं और उत्पाद के साथ प्लस साइन देते हैं। इधर जो होता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की रेट होती है, इधर रेट ऑफ फॉर्मेशन की रेट होती है। इस प्रकार हमने अपक्रिया के वेग और उसके अभी कारकों के बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया, अभी आपको बताया कि किस प्रकार सवाल भी बोर्ड में पूछा जाता है कि एक अपक्रिया में सपोज दैट ये दिया हुआ है, इसमें अभिकारक की सांद्रता इतने मोल से घटकर इतने मोल हो जाती है, तो अपक्रिया का वेग बताइए, है ना। तो आपको मैंने कैलकुलेट कर दिखा दिया। ई की कंसंट्रेशन में सी फॉर कंसंट्रेशन, और ये डेल साइन का मतलब होता है परिवर्तन का चिन्ह है, और कितना ए की सांद्रता में घट गया समय के सापेक्ष, समय का सापेक्ष दिया था यहाँ पर देखिए 10 मिनट में अभिकारक सांद्रता घट के इतना मोल हो जाती है, और यहाँ पर टाइम दिया है घटकर हो जाती है 10 मिनट में। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, टाइम इंटरवल दिया है कितना, 10 मिनट में घटकर हो जाती है। तो उस समय यहाँ पे आपने देखिए टाइम हमने लिखा है, डिनोट किया हुआ है कि 10 मिनट में अपक्रिया का जो हमारी सांद्रता है अभिकारक की घट करके इतना से इतना मोल हो गई, तो अपक्रिया की दर क्या है। इस प्रकार हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपक्रिया की दर क्या है। तो बच्चों अब हम अगले लेक्चर में अपक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बाद वेग स्थिरांक कैसे निकालते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अपक्रिया के आणविकता के बारे में अध्ययन करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी से कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अल्टरनेट यूपी बोर्ड के पेपरों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपक्रिया के आणविकता और अपक्रिया की कोट में क्या अंतर है, आप देखिएगा उठा के, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मेरे साथ बने रहिए पी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, और मैं बीच बीच में एक लेक्चर मेरा ऑर्गेनिक का पढ़ता रहेगा, एक लेक्चर मेरा फिजिकल का पढ़ता रहेगा। दोनों के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन बैठा करके आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, यही मेरी शुभकामना है। और आप लगातार अपने हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को, पी क्लासेस के चैनल को, यहाँ पे आप जानते हैं कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ही इलाहाबाद के बेहतरीन टीचर मिलते हैं आपको। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपकी जो भी क्वेरी हो हमसे डिस्कशन होता रहेगा। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, और आपकी बातों का सलूशन मिलेगा। चाहे वो पी के सर हो, चाहे मैं हूँ, बराबर वीडियो हम लोग को देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।
अगले लेक्चर में मैं फिर लेके आऊँगा व्हाट फैक्टर विच रिस्पॉन्सिबल टू इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, क्या वेग स्थिरांक क्या है, दोनों के में डेफिनेशन में क्या अंतर है, वेग स्थिरांक और अपक्रिया के वेग में क्या अंतर है, और फिर हम बात करेंगे अपक्रिया की आणविकता क्या है, अपक्रिया की कोटि क्या है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, और फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जैसे मॉलिक्यूल देखिए कैसे हो जाती है अपक्रिया, आगे के लेक्चरों में इट इज़ ए प्राइम सस्पेक्ट आप देखते हैं, वेट एंड वॉच, और देखिएगा फिजिकल को मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, आपको सभी स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा, और यहाँ पर और जो है ये नोट्स अगर जब कोचिंग खुल जाएगा तो मैं आपकी नोट्स भी देखूंगा कि नोट्स आपने बनाया है कि नहीं बनाया है, कैसे क्या कर रहे हैं आप, कोई डाउट हो तो उस समय क्लियर भी हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आफ्टर सम टाइम फिर पड़ेगा, अभी 1-2 लेक्चर अभी ऑर्गेनिक के आप देख लीजिएगा, और फिर इसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अपक्रिया के वेग को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, आणविकता क्या है, कोटि क्या है, और अपक्रिया की कोटि को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अपक्रिया की कोटि एक्सपेरिमेंटल कैसे निकालते हैं, आणविकता और कोटि में क्या अंतर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, यूनिटी क्या है, और उसके न्यूमेरिकल, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करना, संक्रियण ऊर्जा निकालना है, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में हम आगे के लेक्चरों में हम प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को धन्यवाद और इस चैनल पे बने रहने के लिए। ठीक।